किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपके लिए घर बनाऊँगा, ठीक है? घर बनाना उसकी कंसिडरेशन है और आपके लिए पैसे कंसिडरेशन है, ठीक है? अब यहाँ पे एक ही काम आ रहा है, हाउस की कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो कोई और इवेंट नहीं है और हाउस कंस्ट्रक्ट करने का ही तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है? हाउस की कंस्ट्रक्शन करने का ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो कह लीजिए ये एक बेसिक वर्क है, इसी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये कोई और इवेंट नहीं है, ठीक है? ये कोई और इवेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी घर जब कंप्लीट बना लोगे तो उसके बाद पैसे दूंगा, तो अगर आपको याद हो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, कौन सा जी? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, जहां एक की परफॉर्मेंस दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? ये सिंपल रेसिप्रोकल म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट की एग्जांपल है, ठीक है? एक आपके पता है म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट होते हैं, म्यूचुअल और कंकरेंट भी होते हैं। ये है जी जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद पैसे दूंगा, तो ये सिंपल म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट है। अब कंटीजेंट क्यों नहीं है ये? क्योंकि जब काम कंप्लीट कर लेगा, काम कंप्लीट करना ही तो कॉन्ट्रैक्ट का असल जो कह लीजिए सब्जेक्ट मैटर है, कोई और इवेंट तो नहीं है, यही इवेंट है ना। टर्म्स आपने बस पैसों की ऐसे रख दी, लेकिन अगर जी आप, मैम ठीक। ठीक है, लेकिन अगर आप जी उसी मैम काम ठीक के है। साथ कोई और इवेंट लगा देते हैं, किसी और इवेंट की कंडीशन लगा देते हैं, जैसे घर कंस्ट्रक्ट कर लो, तो अगर घर कंस्ट्रक्ट करो और साथ उसके कोई लाइसेंस ले लो, तो लाइसेंस लेना एक सेपरेट थिंग हो जाएगी। ये इवेंट उस कॉन्ट्रैक्ट का आपके पार्ट नहीं है, ठीक है? आपने कंडीशन लगा दी है, कॉन्ट्रैक्ट आपके घर का ही हो, आप जो कॉन्सिडरेशन उसे पे करेंगे वो उसे घर की कॉन्सिडरेशन ही पे करेंगे, ठीक है? क्लियर है जी? जी मैम। मैम इसके ओके। अलावा चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज हैं कुछ पूछने वाले। एमसीक्यूज कर लिया सबने? हाँ जी, एमसीक्यू सबने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, चैप्टर नंबर 6 के? जी मैम कर ली। ओके जी, जो जिसमें आपको मसला है वो पूछ लीजिए। हाँ जी, आसिफ पूछ ले आप। मैम ये जो एमसीक्यूज नंबर 5 है ना, इसमें पार्टी सेम है बिल्कुल, बस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर चेंज हो गई है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनमें। लेकिन इसका बनता तो ये आल्ट्रेशन वाला, क्योंकि आल्ट्रेशन में हमने पढ़ा कि जी पार्टी सेम रहती हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नया बन जाता है और पिछला डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया वो इन्होंने इनोवेशन का दिया कि जी इनोवेशन में तो पार्टी थर्ड पार्टी एक पार्टी तो बिल्कुल फारिग हो जाती है, नई पार्टी एंटर हो जाती है। तो ये जरा देख लें। अगर आप देखें बुक ही के अंदर उठाएं तो नोवेशन एक ब्रॉडर टर्म है, ऑल्ट्रेशन एक कह लीजिए थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जब वो ऑल्ट्रेशन में आपको बताता है कि वो कहते हैं कि जी लैंग्वेज चेंज हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज हो जाए, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज हो जाएँ, वो ऑल्टरेशन में ये बात करता है और ऑल्टरेशन में एक और बात करता है कि जी पार्टी सेम होती हैं। जबकि आप नोवेशन पे आएँ, तो नोवेशन पे कहता है कि नोवेशन इज़ बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना लें और ओल्ड वाला खत्म कर दें। अच्छा, फिर उसने कहा जी नोवेशन ये भी होता है, ये भी होता है। अब देखिए, अब वो बी करके नोवेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें डालने की कोशिश कर रहा है। नोवेशन ये भी होता है कि अगर एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी अज़्यूम कर ले इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओल्ड पार्टी, पार्टी चेंज हो जाए, तो फिर तो डेफिनिटली नोवेशन है। पार्टीज़ अगर चेंज हो गई तो फिर तो डेफिनिटली नोवेशन है। अच्छा, फिर आगे वो फर्दर फिर मज़ीद बताता है, अगर आप एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ चेंज कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा डाउट ज़रूर क्रिएट होता है कि ऑल्टरेशन भी कुछ ऐसा ही है, नोवेशन भी कुछ ऐसा ही है। इस एमसीक्यू पे तो इख्तिलाफ मुझे भी है, लेकिन इसकी मैंने एक ये ढूँढा कि जी ये नोवेशन में क्यों आ सकता है, क्योंकि जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे, प्रोमिसरी नोट्स हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट, आगे बिल ऑफ एक्सचेंज आप ये देखेंगे, इनमें आप थोड़ी-सी भी अल्टरेशन करें, वो कह लीजिए आपका प्रोमिसरी नोट खत्म हो जाता है, मतलब वैलिड नहीं रहता। तो आपको एक नया प्रोमिसरी नोट बनाना पड़ता है फिर, ठीक है? पार्टीज़ टू के सेम रही, तो वो कह लीजिए कि प्रोमिसरी नोट पिछला जो है वो आपका इनवैलिड हो जाता है।
ये नोवेशन भी आ सकता है, ऑल्टरेशन भी आ सकता है। इसी कोई अलग से मैं अब आपको लॉजिक नहीं दे सकती क्योंकि उसने नोवेशन के अंदर ऑल्टरेशन भी इंक्लूड कर दी है। जबकि ऑल्टरेशन में उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ कहा कि जी पार्टी सेम है और आप स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें चेंज करते हैं बस। लैंग्वेज चेंज कर दी या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दी। यहाँ पे उसने क्या किया है जी, आपकी अमाउंट ही टोटल आई गेस चेंज हो रही है। अमाउंट चेंज हो रही है। जी मैम, उसने कहा जी अमाउंट चेंज हो रही है। उसने कहा जी कि ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स पे नहीं कर पा रहा और एक अनदर प्रोविज़नरी नोट उन्होंने बना लिया। अब इसमें अमाउंट चेंज हो रही है हो सकता है कि जी पीरियड भी चेंज हो रहा हो। तो ये तो आप कह लीजिए कि बेसिक जो चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही सारी की सारी चेंज हुई जा रही हैं। तो नया कॉन्ट्रैक्ट अब बन रहा है, एक नया प्रोमिसरी नोट बन रहा है। तो इसलिए हमने इसको जो नोवेशन में ले गए ब्रॉडर में। हो सकता है उन्होंने कहा जी कि अल्टरेशन में सम टाइम ये जो आपकी कह लीजिए कि 10,000 की अमाउंट चेंज होना मे बी टर्म्स में ना आए। ये तो इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक होता है को सब्जेक्ट मैटर ये बेसिक टर्म्स में आती है। तो ये टर्म्स होती हैं कि आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ थोड़ी-सी आप डिलीवरी यहाँ पे नहीं यहाँ पे होगी, फ्लाइट आप थोड़ी-सी वेरिएशन कर लें, तो दैट इज़ अल्टरेशन। बट ये आप जितने भी आप कह लीजिए कि जो प्रोमिसरी नोट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस पे अगर आप कोई अमाउंट भी चेंज करेंगे, पार्टी चेंज करेंगे, ये सारी नोवेशन बनेंगी। ये अल्टरेशन नहीं होगी। अल्टरेशन कह लीजिए माइनर सी कोई चेंज कर दिया आपने, पार्टी सेम है। ठीक है एलिस? जी मैम, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा मैम कोई जी मैम। एमसीक्यू जी, मैम ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस चाहिए एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर उस सूरत में होती है कि जी पेमेंट के अलावा जितने भी सारे मैटर्स होंगे उसमें ये बराबर ही समझी जाएगी कि ये दोनों सेम हो गई हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एमसीक्यूज। अगर आपको याद हो उसने कहा जी कि एक तो बोला उसने गुड्स और सर्विसेज़ के लिए अलग आपको बताया, ठीक है? और पे मनी के लिए उसने अलग आपको बताया। उसने कहा जी कि अगर आप मनी ऑफ़र करते हैं, मनी मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की आपने कहा जी मनी ऑफ़र की, तो मनी ले लें। उसने कहा जी कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर नहीं होगी क्योंकि मनी एक बार उसने अगले से मना भी कर दिया है, तो आपको बाद में भी ऑफ़र करनी पड़ेगी, बाद में भी आपको पैसे देने ही देने हैं, आप डिस्चार्ज नहीं हुए, ठीक है? क्योंकि गुड्स के केस में वो कहता है गुड्स और सर्विसेज़ के केस में। तो इस केस में फिर हम ये कहेंगे कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस सिर्फ मनी के केस में जो है वो जो नहीं होती बराबर इन अदर केसेस एक्सेप्ट मनी पेमेंट ऑफ मनी तो हम सिर्फ गुड्स का भी नहीं कहेंगे हमें सिर्फ मनी से कंसर्न है बाकी हर केस में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर हो जाएगी। मैम एमसीक्यूज नंबर 13। हाँ जी। मैम इसमें ये है कि एक शख्स ने रूम लिया है होटल में पीएसएल फाइनल मैच देखने के लिए, लेकिन वो ठीक। फाइनल मैच किसी इमरजेंसी की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए हैं या कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने उसको नहीं होने दिया। तो इसमें उसने रूम तो हायर कर लिया, तो वो तो लायबल होगा ना पैसे देने के लिए रूम का जो उसने रेंट पे लिया है या उसने जो रूम होटल में बुक कराया है। अच्छा, अब यहाँ पे ना लायबल तो वैसे उनसे होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसने जब होटल बुकिंग की होगी तो उसने बाकायदा बताया होगा और क्या पता कि वो जो रूम है वो स्पेसिफिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि आप उसमें जो है पीएसएल का मैच ही देख सकते हो, ठीक है? वो स्पेसिफिकली शायद इसलिए रूम बनाया गया हो, ठीक है? उसने कहा जी जब उसने रूम हायर किया वो स्पेसिफिकली पीएसएल के मैच के लिए हायर किया और बाकायदा उसने बताया भी कि मैं ये मैच के लिए हायर कर रहा हूँ। तो अगर उसने बता दिया इमरजेंसी की वजह से अब गवर्नमेंट ने उसे कैंसल कर दिया अब देखिए एक तरीका ये था कि रूम लेता, मैच कैंसल ना होता, तो उस केस में तो ज़ाहिर-सी बात है इसको पैसे देने ही देने थे, ये तो लायबल था। लेकिन अब ये जो मैच जो है वो नहीं हुआ, अब ये एक ऐसा इवेंट हो चुका है, जो दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? इस पे इख्तिलाफ तो मेरा भी थोड़ा बनता है कि देखिए मैच कैंसल हो जाना इमरजेंसी में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं हो जाती है। ठीक है? ऐसा तो नहीं हो गया कि रूम देना ही अब पॉसिबल नहीं रहा। हाँ, जिस पर्पज़ के लिए लिया था वो पर्पज़ ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आना नहीं चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट को तो अभी भी परफ़ॉर्म किया जा सकता है। दूसरी पार्टी उसको मैच के लिए नहीं यूज़ कर सकती, उसे ऑब्टेन तो करे। अब उसने ले लिया है तो प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं होता वैसे। ये इन्होंने ऐसे ही 13 एमसीक्यूज़ बस बना दिया है।
ये प्रैक्टिकल सर्कमस्टांस में अगर आप देखें, आप जाएँ किसी से कि जी हमने रूम लेना है इस पर्पज़ के लिए, तो बाद में कि जी मैच तो कैंसल हो गया, हम जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कुछ होटल्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई होती है, कि आपने एक बार ले लिया, आप वापस नहीं फिर कर सकते और इस तरह से, ठीक है? लेकिन ये एम-लॉ है, क्योंकि आप सही डीलिंग कर रहे हैं सही कह लीजिए कि सही वाले राइट्स और लायबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ैक्ट ऐसा होता है। एक कैसी सिचुएशन में जी कि आप क्या कह लेते हैं, एक परफेक्ट सिचुएशन कैसी होती है, ठीक है? तो ये उसकी बात हो रही है। तो उसने कहा जी कि एक ऐसा इवेंट अकर हो चुका है जो आउट ऑफ दोनों के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल है, तो इससे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। वो पैंडेमिक हो गया, अब मैच जो है वो गवर्नमेंट ने कैंसल कर दिया है, तो अब वो मैच नहीं देख सकेगा। उसने ले लिया होटल, तो उसने कुछ इस तरह की जो है वो बात की है कि हंज़ला इज़ एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग रेंट टू होटल। अगर लेट्स से उसने पहले से ही पे कर दिया होता रेंट, ठीक है? ये भी हो सकता था, रेंट पहले से पे कर दिया हो। हाँ, यहाँ पे फिर आप ये कह सकते थे कि जी अगर वो पहले से ही उसने जी लिया ये कह के कि मैं तो इसकी वज़ह से ले रहा हूँ मैच के लिए, मैच कैंसल हो जाता है। हाँ, जब आपने पार्टी को बताया अगली पार्टी को, कि कुछ ना कुछ आप कह लीजिए स्पेशल डैमेज में कहीं न कहीं आप इसे कवर कर सकते हैं, कि पार्टी को एट द टाइम ऑफ आपने बताया था कि अगर मैच मैच ना हो सका, तो जी मैं पैसे पे नहीं करूँगा या कुछ इस तरह की बात। ठीक है? और डैमेजेस भी तब आते हैं कि जब अगली पार्टी कोई ब्रीच करती है। दूसरी पार्टी ने तो कोई ब्रीच की नहीं है ना। यहाँ पे दोनों गल दो किसी की भी गलती है ही नहीं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। हाँ जी। मैम 16। मैम इसमें ये सिनेरियो कि एक शख्स ने कहा कि जी मैं आपको गुड्स जो सप्लाई दूंगा, लेकिन वो अनएबल हो गया, वो कार्गो नहीं पहुंचा पाया और ए ने एक्सेप्ट नहीं किया रिफ्यूज़ल, और उसने डिमांड किया कि जी आप वो मुझे जो कार्गो है वो पहुंचाओ। और अब यहाँ हुँ। पे वो ये पूछ रहे हैं कि जी हमारे पास उसके पास 45 डेज में जंग शुरू हो गई है, वार वाज ब्रोकन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। तो इस सिचुएशन में वो 45 दिन के अंदर अंदर तो वो क्लेम कर सकता था ना कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, एंड वो मिस्टर ए जो है वो अपने चार्जेस क्लेम कर सकता था उससे। अब हमें ये 45 डेज के बाद की सिचुएशन देखनी है कि उसके अंदर अंदर जो उसने ब्रीच करने के 45 डेज के अंदर अंदर हम सिचुएशन को देखेंगे। देखिए, मिस्टर बी ने उसने कहा जी कि ए का वो जो है वो शिप उसे लोड करेगा और कराची पहुँचा देगा कार्गो के साथ 45 दिन के अंदर-अंदर। ओके। लेकिन जिस दिन शिप कराची पहुँचा उस दिन मिस्टर बी कार्गो सप्लाई नहीं कर सका। अब ये क्या हुआ है कि एक एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई है। ठीक है ना? एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई है। और मिस्टर ए ने इस रिफ्यूज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहा सर मैं कार्गो नहीं पहुँचा सका। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं इस रिफ्यू को एक्सेप्ट नहीं करता आपकी इस रिफ्यूज़ल को। मैं अभी भी वेट करूँगा 45 दिन का, मैं कार्गो का इंतज़ार करूँगा। क्योंकि 45 दिन का टाइम था उसके पास, ठीक है? जिस दिन कराची पहुँचेगा तो एट कराची विदिन 45 डेज़ तो 45 दिन के अंदर-अंदर उसे पहुँचाएगा। लेकिन अभी उसके पास शायद दिन पड़े हुए थे। अब आपको याद है कि जी एंटीसिपेटरी ब्रीच में आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये कि जिस दिन रिफ्यूज़ किया उसी दिन आप वो डैमेजेस क्लेम कर लेता, ठीक है? उसी डेट पे कैसे डैमेजेस क्लेम करता जी? डेट ऑफ जो उसने ब्रीच की थी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जो भी डिफरेंस आता था, उसी दिन क्लेम कर लेता, ठीक है? लेकिन उसने ना नहीं किया। आपकी जो एग्री पार्टी थी उसने तो उसी ऑप्शन को अडॉप्ट किया। कहा जी ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज़ ऑपरेटिव और जो ड्यू डेट आती है परफॉर्मेंस की उस डेट का इंतज़ार करें। ठीक है? अब वहाँ पे हमने नुकसान पड़े थे कुछ, 2 नुकसान पड़े थे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट करेंगे एज़ ऑपरेटिव, उसी वक़्त डैमेजेस क्लेम नहीं करते, तो आपके 2 नुकसान हो सकते हैं। वो नुकसान बताएँगे मुझे 2? मैम एक तो ये है कि जो प्रोमिसर है वो मैं उसके दरमियान कोई भी गुड्स दे सकता है, मतलब वो जो क्वालिटी पहले फिक्स हुई है उसको परफॉर्म ना करे, और मे बी वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ जाए। बिल्कुल ठीक। अब देखो एक तो आपने बता दिया कि जी कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो बाद में जो भी अब आपको गुड्स या कुछ भी प्रोवाइड करेगा, अब वो जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफ़ॉर्म करेगा, अब आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने कहना है मैं तो इंतज़ार कर रहा था। उसने भी यही सोच के किसी ना किसी तरह जो है वो आपके लिए अरेंज की, गुड्स अरेंज करके अब आपको आप बाउंड है उसे एक्सेप्ट करने के लिए।
दूसरा क्या है जी कि आप उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ कर सकते थे, रेज़िन कर सकते थे। आपके पास ऑप्शन थी, लेकिन आपने नहीं किया, आपने उस 45 दिन का इंतज़ार किया। क्या कहा कि जी जिस दिन उसने ब्रीच की और ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया, जो कि दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं था और उसने सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई कि मतलब अब वो अगली पार्टी चाह के भी उसे परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये वो ऐसा हो गया, सुपरवीनिंग इल्लीगैलिटी हो गई है। क्योंकि आगे हुआ क्या है कि जी इल्लीगैलिटी हुई है, नहीं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई है। 45 दिन से पहले ही वॉर ब्रोकन हो गई, नहीं इल्लीगैलिटी हुई है। वॉर जो है वो शुरू हो गई। अब आपको पता है कि जी जब वॉर शुरू हो गई है, तो ये तो अब गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अब सुपरवीनिंग इल्लीगैलिटी आ गई है। अब आपको पता है, अब वो कोई अगर डैमेजेस क्लेम करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो ये भई मैं तो आपको कर ही रहा था, अभी टाइम था, मैंने आपको कर ही देना था लेकिन ये देख लें वॉर डिक्लेयर हो चुकी हुई है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट की अब क्या नेचर है? आप बताइए अब क्या बना कॉन्ट्रैक्ट के साथ? जी मैम, अब तो वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन मैम इस जो इस सिनेरियो है, इसमें हमें ये भी तो नहीं पता चल रहा कि ये दोनों एलियन एनिमीज हैं, यानी कि दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। मे बी वो उस ना, अभी ये भी स्पेसिफाई इन्होंने ऐसा नहीं किया है नहीं इस देखे ना, इस उसने आपको बता दिया। उसने आप पे फैसला छोड़ा ही नहीं उसने, कि आप डिसाइड करें। उसने कहा जी वॉर डिक्लेयर हो गई है और जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो गया। आपको अगली बात भी बता दी है। आपने यही आइडेंटिफाई करना था ना वॉर से जी कि मैम, कॉन्ट्रैक्ट अपना बिल्कुल। पॉसिबल है कि नहीं है। उसने आगे आपको फर्दर बता भी दिया है कि अब पॉसिबल नहीं रहा। तो अब आपको पता है कि मैम, जी सुपर इम्पॉसिबिलिटी आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक बिल्कुल है? अब वो नहीं कर सकता क्लेम चार्जेस, ठीक। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नहीं कर सकता। मैम जो 17 है, इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शंस बनते हैं कि एग्री पार्टी डिस्चार्ज भी कर सकती है, परफॉर्मेंस की डेट तक इंतज़ार भी कर सकती है और क्लेम भी कर सकती है कंपनसेशन के लिए। लेकिन इन्होंने डी ऑप्शन दिया है सिर्फ बोथ ए एंड बी, इधर ए एंड बी। अच्छा, आप देखें हमने कहा था कि बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। हमने ये देखा वो कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर कर सकता है एज़ डिस्चार्ज यानी कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकता है। वो दूसरी ऑप्शन भी है उसके पास, हाँ, वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक वेट भी कर सकता है। ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। अच्छा ये जो कॉम्पेंसेशन वाली बात है, ये तो वो तभी कर सकेगा ना जब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करेगा। हुँ? जी मैम, बिल्कुल। ठीक है? इसलिए सी ऑप्शन नहीं आएगी। ऑप्शन उसके पास 2 ही हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकता है या वो वेट करे। वेट करेगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पेंसेशन तो क्लेम नहीं कर सकेगा। और अगर वो ये ऑप्शन चूज़ करता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड खत्म मतलब आज ही ट्रीट करे खत्म, तो फिर वो ए ऑप्शन चूज़ करेगा। तो उसने कहा जी कि उसके पास ऑप्शन कौन-कौन सी हैं। अब आगे ऑप्शन का इफ़ेक्ट क्या आता है वो कॉम्पेंसेशन में आ जाएगा। तो इधर ए और बी ठीक है। हाँ जी, अली? मैम लास्ट टाइम कल जो 3-4 चैप्टर था उसके टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, तो उसके ना 2 आंसर्स बन रहे थे। सिनेरियो हुँ, इस तरह से था कि उसने ना मतलब कुछ फैक्ट्स जो हैं वो छुपाए होते हैं, लेकिन वो उसमें से एक पार्टी को पता होता है इस पहले का। तो मैम वहाँ पर 2 बन रहे थे कि हम दोनों तरह से आंसर कर सकते थे, कि जो हमने डिसेबल वाला पॉइंट पढ़ा था कि वो किसी और से डील कर ले और खुद को डिसेबल कर ले, और एक ठीक हमने है। उसी चैप्टर के बीच में कहीं पे पढ़ा था कि अगर तो उसको पता है तो वो कंपनसेट मतलब करेगा, उसको ना नुकसान पूरा करेगा। तो मैम अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर क्या करें, हम जो मर्जी लिख दें, क्योंकि वो तो हमें पता था ना चैप्टर स्पेसिफिक चैप्टर का टेस्ट है, तो इसलिए अटेम्प्ट कर लिया था उसके अकॉर्डिंग। नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ आई, ये तो ठीक है, डिसेबल कर लेते हैं। दूसरी बात आप कौन-सी कर रहे हैं? मैम वो हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर तो उसको इस बारे में पता था, इससे मतलब प्राइस बढ़ जाएगी, उनमें से किसी एक पार्टी को पता था, इस तरह का पढ़ा था हमने कुछ। बुक का रेफरेंस दे सकते हैं? मैम एग्जैक्ट पेज तो नहीं याद, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट याद था। मैं आज दोबारा देखकर फिर आपको प्रॉपर बता दूंगा। आगे टेस्ट का वो सवाल देखना है, ठीक है? अगर आपके पास हुआ तो नहीं वरना मैं देख लूँगी। सवाल आप देख लीजिएगा और बाकायदा बुक से आप देख भी लीजिएगा, ठीक है? जहाँ पे भी लिखा जी है मैम।
तो दोनों को आप मुझे ज़रा रेफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो मुझे याद आ गया है कि डिसेबल कर ले एंटीसिपेटेड बीच में आता है। दूसरा आप क्या कह रहे हैं वो नहीं मुझे समझ आ रहा, कहाँ पे लिखा है तो और क्या लिखा है, वो आप जी देख मैम लीजिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अली सवाल क्लियर है आपके सारे? मैम 26 भी है अभी। हाँ जी, 26। बस ये लास्ट है मैम। अच्छा, नॉमिनल डैमेजेस उसने कहा जी कि क्यों दिए जाते हैं? नॉमिनल डैमेजेस आर ग्रांटेड विद अ व्यू। पीछे व्यू क्या होता है? नॉमिनल डैमेजेस कह लीजिए कि बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है? अब इसके पीछे व्यू क्या होता है? व्यू पॉइंट क्या होता है? कंपनसेट करना एक्चुअल लॉस एग्री पार्टी को? नहीं, ये तो नहीं होता। कॉम्पेंसेट करने वाली कोई बात नहीं होती है एज़ सच, क्योंकि नॉमिनल डैमेजेस तो ऐसे डैमेजेस हैं जिसमें असल में कोई हो सकता है कोई नुकसान हुआ ही ना हो। ये तो फ़ॉर्मेलिटी पूरी की जा रही होती है, सिंपल। दूसरा क्या है जी, रिकॉग्नाइज़ द राइट ऑफ एग्री पार्टी टू क्लेम फॉर डैमेज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखिए नॉमिनल डैमेजेस देने का मकसद ये नहीं होता कि अगली पार्टी के नुकसान की भरपाई करनी है, क्योंकि नॉमिनल डैमेजेस ₹10 अगर किसी को दे दें, क्या उसके नुकसान की भरपाई हो रही है? नहीं। अगर कोर्ट कह भी देती है कि जी इसके ₹10 पे करो, यानी कि वो ये कहना चाह रही है कि हाँ भई, ब्रीच हुई है, तो एग्री पार्टी का वाक़ई हक भी बनता है। ठीक है? अब देखिए, ये यहाँ पे इस चीज़ में पैसों से ज़्यादा इस चीज़ में कंसर्न किया जा रहा है कि जी वाक़ई ब्रीच हुई है, नु मेरे पास एक राइट है। चल ये ऑप्शन अभी छोड़ के हम अगली पढ़ते हैं। कहते हैं कि जी कॉम्पेंसेट नॉमिनल लॉस सफर्ड बाय एग्री पार्टी, ये भी बन सकता है। नॉमिनल लॉस जो हुआ हो, तो वो भी सफर किया। अब ये बी और सी दोनों बन सकते हैं। उसके बाद मैम उसने मुझे कहा ये जी सी रिकॉर्ड वाला ही द लग फॉल्ट ऑफ रहा था। पार्टी मेकिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, ये बी और सी दोनों लग रहे हैं। अब उसने जो है वो नॉमिनल डैमेजेज़ में अगर देखा जाए, तो आपका बी थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन बनती है। लेकिन उसने अगर हम पीछे बुक में देखें तो हमने सी ऑप्शन चूज़ करते हैं अगर हम पीछे जो पढ़ते हैं। ये व्यू पॉइंट उसने पहले हमारे साथ शेयर नहीं किया। तो आप इसे एमसीक्यूज़ में ऐड कर लें। एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें कि जी वो यहाँ पे एमसीक्यूज़ में एक डिफरेंट चीज़ उसने आपको बताई है कि नॉमिनल डैमेजेज़ देने का पीछे व्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है? व्यू पॉइंट जो है किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं देना होता। कॉम्पेंसेशन तो दी जाती है, अगले का नुकसान वाक़ई बहुत बड़ा किस्म का हुआ है, तो कॉम्पेंसेशन वहाँ बनती है। यहाँ पे बस ये किया जा रहा होता है कि एग्री पार्टी जो एक क्लेम कर रही है कि मेरा नुकसान हुआ है। हाँ, बस आपने उसके फैक्ट को रिकॉग्नाइज़ किया कि जी अच्छा चलिए ठीक है, नुकसान हो गया आपका। दे दें इसको 20 रुपीज़, 30 रुपए। तो अगले को यहाँ पे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए होती असल में। उसको चाहिए रिकॉग्निशन कि मैं सही हूँ। तो ये दोनों बन सकते हैं, बी और सी दोनों बन सकते हैं। ठीक है? अब ये उन्होंने बी क्यों लगाया है सिर्फ़ और सिर्फ़, इस पे डाउट है, बी और सी हो सकते थे दोनों। अच्छा, मज़े की बात, मैंने भी यही एमसीक्यू सोचे हुए थे जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो वो सारे आपने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब बाकी स्टूडेंट्स को अगर इनमें कोई मसले आते हैं तो वो फिर अब देख लें। मैंने एमसीक्यूज़ 5, 13 और यही एमसीक्यूज़ 26 डिस्कस करना था आपसे। हाँ जी। जी मैम खत्म हो गए। लेकिन अब आपको पता है कि जी आएगा ठीक है, कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे ज़रूर देगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़ करना है उसने। कुछ ना कुछ ऐसे होंगे एमसीक्यूज़, तो इसकी ज़रा आप ऑप्शन रखें अपने पास। तो मैम फिर जहाँ पे 100% दो जो है वो हमें आपको लग अब रहे होंगे, एमसीक्यूज़ में, क्योंकि उसे पता है कि हाँ जी। जहाँ पे हमें दो ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहे होंगे, तो फिर हाँ, उसमें तो फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा ना कि आई कैब को कौन सा पसंद है और हमें यहाँ पे वो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ, मुश्किल तो हो जाएगा फिर, अब ये वहाँ तुक्का मार दें। क्योंकि है हमने तो वही बुक के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लगाना है ना, जो हमने बुक से रेफरेंस उठाए हुए हैं, जो हमने बुक से सीखा आपको हुआ है। आपको आइए 2 चीज़ बता रहे हैं, एक बुक के कॉन्टेक्स्ट में भी और साथ एमसीक्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी। कुछ चीज़ें वो आपको बुक में नहीं सम टाइम बताता, लेकिन आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू मज़ीद क्लियर हो जाती हैं। ऐसा हुआ है ना 1-2 बार पहले भी। जी एमसीक्यूज़ मैम में पहले भी जाके हुआ है। हाँ जी, एमसीक्यूज़ में जाके हमें थोड़ी मज़ीद डिटेल पता लग जाती है। जैसे कि मुझे अगर एक बात याद आए, तो हमने पढ़ा था कि एक कंपनी लॉ के अंदर कि आप जो मीटिंग्स हुई हैं रेज़ोल्यूशंस जनरल मीटिंग की,
आप उसकी कॉपी मांग सकते हैं विदिन 7 डेज, ठीक है। लेकिन जब हमने एमसीक्यू में देखा उसने कुछ और लिखा था, क्या लिखा था जी, कोई बताएगा? मैम ये सवाल क्या था? सवाल भी ये था कि देखिए अगर आपको याद हो तो जनरल मीटिंग की कॉपी, जो रेजोल्यूशन की कॉपीज हैं वो मेंबर्स कब मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है 7 दिन के अंदर अंदर रिक्वेस्ट करेंगे, 7 दिन के बाद सॉरी, और फिर 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी उन्हें प्रोवाइड करेगी। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी मैम पढ़ा था। जी मैम। अब एमसीक्यूज में जब हमने जाके देखा तो उसमें 7 वर्किंग डेज लिखा हुआ था। जब हम बुक में देखते हैं तो वो सिर्फ 7 डेज लिखा हुआ है। तो कुछ बातें आपको एमसीक्यू से क्लियर होती हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे चल रही हूँ। अच्छा, हमने आज पढ़ना है जी, हम राइट्स ऑफ श्योरिटी देख रहे थे। राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटी, ऐसे ही था, क्योंकि हमने राइट ऑफ श्योरिटी देख लिए थे, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर भी देख लिए, अगेंस्ट या कह लीजिए क्रेडिटर भी देख लिए। और हमने पढ़ा कि अगेंस्ट डेटर हमने देख लिए थे कि भाई अगर एक श्योरिटी डेटर के पैसे पे कर देता है तो अब वो बिल्कुल क्रेडिटर वाली पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। दूसरा एक और भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है दोनों के बीच में एम्प्लॉयड, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। कि भाई श्योरिटी जो ये दे रहा होता है गारंटी, उसके पीछे की एम्प्लॉयड इंटेंशन ये होती है कि डेटर असल में श्योरिटी से ये कह रहा होता है कि आप मेरी गारंटी दे दे, आपका अगर कल को नुकसान हो तो मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी हुआ होता है बीच में। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, कह लीजिए क्रेडिटर वाली पोजीशन पे आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बीच में लागू हो जाता है। तो कह लीजिए क्रेडिटर वाले राइट्स भी आते हैं और एक इंडेमनिटी होल्डर के पास जो हमने राइट्स देखे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, वो राइट्स भी श्योरिटी के पास आ जाते हैं। अगेंस्ट क्रेडिटर में हमने देखा था कि अगर कोई सिक्योरिटी क्रेडिटर लेता है एट द टाइम कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप एंटर हो रहा था, ठीक है, उस वक्त कोई सिक्योरिटी उसने डेटर से ली हुई थी, उसका चाहे श्योरिटी को पता था या नहीं पता था, इट डजंट मैटर, लेकिन श्योरिटी उस सिक्योरिटी का बेनिफिट उठा सकता है। कैसे? वो कहेगा कि जी अगर कल को डेटर डिफॉल्ट करता है लेट्स से 5 लाख का और 3 लाख की सिक्योरिटी उसने ऑलरेडी दी हुई है, कोई एसेट प्लेज कराया हुआ है, तो वो कहेगा पहले 3 लाख उसके सिक्योरिटी में से तो काटो, मैं 2 लाख बाकी पे करूंगा, ठीक है। और क्रेडिटर ये भी नहीं कह सकता भाई आपको तो नहीं पता था इस गारंटी का, ये इस सिक्योरिटी का, तो इसीलिए लॉ ने पहले उसको एक राइट दे दिया चाहे उसको पता था या नहीं पता था। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर क्रेडिटर सिक्योरिटी लेता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद, ठीक है, ए ने बी की लेट से गारंटी दी, उस वक्त कोई भी किस्म की डेटर ने सिक्योरिटी नहीं दी, ठीक है जी। इसका मतलब श्योरिटी ने ये सोच के गारंटी दी ना कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं ही सारे पैसे दूंगा। बाद में अगर वो कोई सिक्योरिटी ले लेता है, ठीक है, बाद में सिक्योरिटी ले लेता है और फिर बाद में मे बी वो गिव अप भी कर देता है, इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। तो उसने कहा जी कि ये सिर्फ हम सिक्योरिटी की उसकी बात कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी पे राइट होगा जब कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटीशिप का किया जा रहा था और उस वक्त सिक्योरिटी दी गई थी, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है ये, लेकिन अहम बात है, याद रखनी है आपने। अब हम पढ़ने लगे हैं जी राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटीज। को श्योरिटी कौन होता है जी? मैम जो साथ मिल के गारंटी देता है वो श्योरिटी देता है कि जी, जो ठीक एक है जी, श्योरिटी के साथ मिल के। हाँ जी। उसने कहा जी कि जरूरी नहीं है कि एक ही श्योरिटी हो, एक डेटर के 2-3 श्योरिटीज भी हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है तीनों एक ही डेटर के श्योरिटी होते हैं तभी तो वो को श्योरिटी कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसमें राइट्स क्या क्या अवेलेबल हैं उसके पास मेनली तो एक ही राइट अवेलेबल है जो सब पे भारी है। उसने कहा जी ए बी को लोन देता है और बी के जो है वो 3 श्योरिटीज हैं, 4 श्योरिटीज लगा लीजिए चले, सी डी ई
और एफ, ये सारे हैं श्योरिटीज और आपस में ये को श्योरिटीज हैं। ठीक है, अब इसने लोन दिया लेट से 5 लाख का, डेटर ने कर दिया डिफॉल्ट। जिस दिन डेटर डिफॉल्ट करेगा उस दिन इन सब की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो हमें पता है वो इवेंट अकर हो चुका है, अब इनकी लायबिलिटी अराइज हो गई। अब क्रेडिटर साहब इनसे जाके कहेंगे जी जरा पैसे ई ने कहा कि मैं तो भाई बस चलो 1 लाख तक की गारंटी देता हूँ, और एफ ने कहा कि मैं सिर्फ 40,000 की गारंटी देता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये सारे पैसे 5 लाख बने भी जितने मतलब होते हैं, ये गारंटी अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं कि जी हमने इतनी तक की गारंटी देनी है। ये हमने पढ़ा है कि जी जो आपके श्योरिटी हैं वो अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं। तो आप गारंटी देते हुए कह सकते हैं कि जी मैं सारे के लिए लायबल नहीं हूँ, मैं बस इतनी तक की गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि कल को जब डेटर डिफॉल्ट करता है, क्रेडिटर इनके पास आएगा, क्रेडिटर इनसे इनकी लिमिट जो इन्होंने बताई थी उससे एक्सीड अमाउंट नहीं डिमांड कर सकता, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें ये बात पहले ही उन्होंने क्लियर कर दी थी। तो दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं इतने तक की गारंटी दूंगा, लेकिन लेट से कोई ऐसी लिमिट तय नहीं हुई। ठीक है, ऐसी कोई लिमिट तय नहीं हुई। फिर कहा कि फिर 5 लाख ये चारों में डिवाइड होगा। 5 लाख को डिवाइड कीजिए 4 पे, इतनी लाजमी हर बंदे ने पेमेंट करनी है। 5 लाख को जरा 4 पे डिवाइड करें, क्या आता है जी? हाँ जी, कितना आता है मैम? 1,25,000। 1,25,000। 1,25,000 अब चारों ने देने हैं। ओके, अच्छा अब सवाल ये आया, अब देखिए 5 लाख टोटल अमाउंट है। सी ने कहा मैं सिर्फ 10,000 की गारंटी देता हूँ, डी ने कहा 4,000 की। अच्छा, अब ये किस तरह से होगा? अगर हम 5 लाख को 4 पे डिवाइड करें तो ये आता है 1,25,000। इसका मतलब सी 1,25,000 तो नहीं दे सकता। मैं अब फिर से वो पहली सिचुएशन पे आ गई हूँ जब उन्होंने लेट से डिसाइड किया कि जी हम मैक्सिमम इतने तक की गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, चले मैं कहती हूँ कि जी 5 लाख को नॉर्मली होता क्या कि 5 लाख को हम 4 पे डिवाइड करते, चारों में बराबर होता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, सी ने तो कह दिया कि मैं तो सिर्फ 10,000 की गारंटी दूंगा। फिर अब आप क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है उससे 10 लाख से ज्यादा तो मांग 10,000 से ज्यादा तो मांग नहीं सकते। अब 5 लाख में से 10,000 निकाल दें, कितना बना जी? 4,90,000। 490,000 मैम। अब इसको 3 पे डिवाइड करें, कितना आता है? 163 and 333। चलें, सी का तो डिसाइड हो गया, इसने सिर्फ 10,000 दे दिए। अब हम आते हैं डी, ई और एफ पे। अब देखिए, अब आ गया जी पर पर्सन 163,000 देना है। यहाँ पे कोई दे सकता है 163,000? डिमांड किया जा सकता है किसी से? किसी से भी नहीं किया जा सकता, नो मैम। ना एफ से ना डी से। इसका मतलब हम कहेंगे जी 40,000 एफ देगा, डी 50,000 देगा। आप क्या कहते हैं कि जी 5 लाख में से 10,000 उसका निकाल दीजिए, 40,000 आप डी का निकाल दीजिए, सॉरी ई एफ का निकाल दीजिए, और 50,000 आप डी का निकाल दीजिए। अब कितना बना? 4 लाख। 4 लाख मैम। ये कहाँ जाएगा? अब रिमेनिंग श्योरिटी पे करे, बेचारा श्योरिटी वो भी 1 लाख ही तक दे सकता है। तो 4 लाख में से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ वो श्योरिटी देगा। ये 3 लाख किधर गए ये हमें नहीं पता। हम इसके लिए लायबल नहीं, क्योंकि हमने एट द टाइम ऑफ श्योरिटी शिप हमने कहा था कि बस हम इतनी मैक्सिमम तक की गारंटी दे सकते हैं। यहाँ से एक चीज सामने हमें ये नजर आई, जितनी जिसकी लिमिट है उतने तक उसे पे किया जाएगा और रिमेनिंग में फिर वो अमाउंट डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगेन वो अमाउंट भी उनकी लिमिट के अंदर रहनी चाहिए। अगर उनकी भी लिमिट से एक्सीड करती है
फिर वो बंदा उतने तक की जो है वो पे करेगा, फिर वो जो बाकी अमाउंट रह जाएगी वो बाकी के जो को श्योरिटी है उनमें डिवाइड हो जाएगी। जब वो डिवाइड करके देखेंगे तो पता चले वो उनकी भी लिमिट से एक्सीड करती है, तो फिर वो सिर्फ उस हद तक पे करेंगे जहां तक उन्होंने गारंटी दी। अब मैं आती हूँ जी बुक पे। वो कहते हैं कि जी को श्योरिटी का राइट है कि वो दूसरे श्योरिटी से कंट्रीब्यूशन क्लेम करे। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन क्लेम करे। जाहिर सी बात है, एक श्योरिटी अगर सारी की सारी पेमेंट कर देता है तो उसके पास राइट क्या है कि जी वो बाकी को श्योरिटी से कंट्रीब्यूशन क्लेम करे। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जी को श्योरिटीज वो लायबल हैं टू कंट्रीब्यूट एज एग्री टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट, जितनी उन्होंने गारंटी की अमाउंट। और जब वन ऑफ द को श्योरिटी पेमेंट कर देता है क्रेडिटर को, तो उसके पास राइट होता है कि वो कंट्रीब्यूशन क्लेम करेगा फ्रॉम द अदर को श्योरिटी या को श्योरिटीज। अब ये नीचे कुछ उसने रूल्स बताए। उसने कहा जी कि अगर तो बीच में कोई स्पेसिफिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि कितनी अमाउंट पे की जाएगी, कितनी अमाउंट की गारंटी दी जा रही है, तो सारे को श्योरिटीज लायबल हैं टू कंट्रीब्यूट इक्वली इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। फिर उसने कहा जी कि अगर कोई श्योरिटीज ने अपनी लिमिट जो है वो बताई हुई है, एग्री किया है कि हम डिफरेंट जो है वो गारंटी की अमाउंट बताई है, तो को श्योरिटी जो है फिर वो लायबल है, आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। यहाँ पे ना इक्वली नहीं आना चाहिए, वैसे यहाँ पे अकॉर्डिंगली आना चाहिए, क्योंकि जब आपने कह दिया कि मैक्सिमम लिमिट तक ही आप कर सकते हैं, इक्वली भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट ये भी बन सकता है कि जितनी उनकी लिमिट है सब्जेक्ट उसके अंदर रह के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जिनकी जितनी उनकी लिमिट है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी लिमिट के बीच में है तो फिर सारे बराबर जो है वो सारी पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो फिर जाहिर सी बात है इक्वली तो नहीं होगा। फिर वो इस सेंस में बात कर रहा है, लेट से एक श्योरिटी तो अपनी लिमिट से एक्सीड करता है तो उसकी लिमिट तक ही रहेगी। अब वो अमाउंट बाकी दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली, लेकिन सब्जेक्ट टू देयर मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो ये बात आ गई। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपने वहां पे भी देखी थी ज्वाइंट प्रोमिसर पढ़ते हुए, अगर बहुत सारे को श्योरिटीज हैं और क्रेडिटर किसी एक श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है उसकी लायबिलिटी से, भाई आप रहने दें सर, कोई बात नहीं आप रहने दें, तो लोग कहते हैं कि भाई क्रेडिटर ऐसे नहीं कर सकता। अगर वो किसी को श्योरिटी को डिस्चार्ज करता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है पहला कि जी दूसरे को श्योरिटीज भी डिस्चार्ज हो गए। ठीक है जी, दूसरा ये भी मतलब नहीं है कि जिसको डिस्चार्ज किया गया है वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं करेगा। उसने जितने की गारंटी की है उतनी तो उसने कंट्रीब्यूशन पे करनी ही करनी है। क्रेडिटर के डिस्चार्ज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो उसकी कंट्रीब्यूशन करने वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी रहेगी, और प्लस उसके डिस्चार्ज कर देने से क्रेडिटर को उसको कह दिया कि जी आपने नहीं देना, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि बाकी को भी नहीं देना। एग्जाम्पल कर लेते हैं जी, मैं एग्जाम्पल कर रही हूँ जी, एग्जाम्पल 49 में सेकंड वाली। आसिम, बाबर और चीमा जो है वो श्योरिटीज हैं डावर के, 3 को श्योरिटीज हैं। डावर कौन है जी? डेटर है। 1000 जो है उसने लिया हुआ है टू दावर, सॉरी दावर इज अ क्रेडिटर क्योंकि दावर को श्योरिटी दी जा रही है ना, फॉर द सम 1000 लैंड टू एहसन, एहसान है ये एहसन, तो एहसान को जी 1000 रुपये दिया गया है, तो ये एहसान की श्योरिटी दे रहा है दावर को। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जी आसम, बाबर और चीमा 3 जो को श्योरिटीज हैं, that Asim is to be responsible to the extent of 1 quarter. आसिम रिस्पॉन्सिबल होगा 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर जरा निकालिए जी 1000 का। 250 में 1/4 से आपने इसे कर देना है मल्टीप्लाई, 4 पे डिवाइड कर देना, तो ये आपको क्वार्टर आ जाएगा। इसका मतलब उसने 250 कहा में 250 तक की गारंटी दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके, बाबर जो है उसने कहा जी कि मैं 1 क्वार्टर दूंगा, 1 क्वार्टर बाबर टू द एक्सटेंट ऑफ 1 क्वार्टर, इसका भी सेम ही है। और चीमा जो है वो एक्सटेंट होता है 1/2, 1/2 निकालिए अब जरा, 1000 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 500, तो ये तो 500 में हाफ से अमाउंट उतनी आ गई है। तो उसने कहा जी कि एज बिटवीन श्योरिटीज अब अमाउंट बराबर नहीं की जाएगी, 1000 को 3 पे डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब आप अगर 1000 को 3 पे डिवाइड करके भी देखें
करिए जी, 1000 को 3 पे डिवाइड कितना आता है? 333 मैम। 333, और जो कि उसकी आसिम और बाबर ने जो कहा था लिमिट, वो तो 250 है, उसे एक्सीड करता है। तो फिर उनकी जितनी मैक्सिमम थी वहां तक वो पे करेंगे, और फिर जो बाकी बचेगी अमाउंट वो बाकी का श्योरिटी पे करेगा। और यहाँ पे इत्तेफाक से उसने सारी की सारी अमाउंट जो है वो मैच अप कर दी हुई है। अच्छा, ये वाली एग्जांपल हम करते हैं। आसिम, बाबर और चीमा जो है वो श्योरिटीज हैं दावर के। एंटर इनटू 3 सेपरेट बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स। अच्छा जी, डिफरेंट बॉन्ड्स से मुराद है कि उन्होंने डिफरेंट जो है अमाउंट की श्योरिटी दी हुई है। आसिम कहते हैं कि मैं 10,000, बाबर कहते हैं 20,000 की, चीमा कहता है कि 40,000 की श्योरिटी दूंगा फॉर ड्यूली दावर्स ड्यूली अकाउंटिंग टू एहसान। तो दावर जो है वो मतलब उसको जॉब पे रखा गया होगा, तो वो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से अकाउंटिंग परफॉर्म करेगा, तो उसकी गारंटी दी जा रही है। अच्छा, दावर जो है वो डिफॉल्ट कर देता है 30,000 तक। अब वो कह रहे हैं कि जी बताइए, आसिम, बाबर और चीमा ने कितना पे करना है? कुछ सोचिए जरा। 30,000 का वो डिफॉल्ट करता है। सबसे पहले तो आपने उसको टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देना है। 30,000 जो है वो डिफॉल्ट करता है, लेट्स से 30,000 की अमाउंट थी, तो 30,000 रुपये का डिफॉल्ट करता है। 30,000 की वो डिवाइड कीजिए 3 पे, कितना आता है? 10,000 मैम। 30,000 सब दे सकते हैं। हाँ जी, उनकी लिमिट में ही आता है। जी मैम। तो सारे 10,000 देंगे, अब जो है वो बराबर किया जाएगा, तो 10,000 सब पे करेंगे। तो 30,000 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 10,000 आता है। और हमने देखा है कि आसिम ने कहा जी मैं 10,000 दूंगा, दूसरे ने कहा 20,000, तीसरे ने कहा जी कि मैं 40,000 दूंगा, तो उनकी लिमिट में ही आ रहा है, 10,000 सब पे करेंगे। फिर उसने कहा जी कि अगर लेट से वो 40,000 का डिफॉल्ट करता है, 40,000 को जरा 3 पे डिवाइड कीजिए। 13,333 मैम। अच्छा जी, 13,333 हर बंदा देगा, जबकि हमें पता चलता है आसिम ने तो कहा था कि मैं 10,000 तक ही दूंगा। इसका मतलब आसिम से आप 10,000 से ज्यादा नहीं मांग सकते। तो आप फिर क्या करें, 40,000 में से 10,000 अलग कर दें, 30,000 बचा। अब इसको 2 पे डिवाइड कीजिए, जो रिमेनिंग रह गए हैं। 15,000 मैम। 15,000 अब ये आता है सबकी लिमिट में। जी मैम, दोनों की लिमिट में। बाबर ने कहा 20,000 और चीमा ने कहा 40,000, तो ये दोनों की लिमिट में आ रहे हैं। अब दोनों क्या होगा जी, आसिम 10,000 देगा, बाबर 15,000 देगा, और चीमा भी 15,000 देगा। अच्छा, अब उसने कहा जी कि 40,000 का कितने का डिफॉल्ट करता है, लेट से 75,000 का 70,000। डिफॉल्ट करता है। 70,000 है मैम। 70,000 का अगर डिफॉल्ट करता है। अब हमें ये तो पता है कि जी आसिम, जाहिर सी बात है, पहले 40,000 था तो आसिम तब भी नहीं पे कर सका, तो आसिम से तो 10,000 जो है वो बस मांगा जाएगा। 70,000 में से आप 10,000 माइनस कर दें, कितना बचता है जी? 60,000। 60,000 को अब कितने पे डिवाइड करना है? 2 पे मैम। कितना आता है? 30,000। अब हम देखते हैं कि जी 30,000 क्या बाबर और चीमा पे कर सकते हैं? कहा मैम बाबर चीमा। भी कर सकता है, चीमा पे कर सकता है 30,000, लेकिन बाबर तो सिर्फ 20,000 पे करेगा। फिर हम कहते हैं कि भाई इस 70 में से 10 आसिम का निकाल दो और 20 बाबर का निकाल दो, बाकी कितना बचा जी? 40,000। 40,000 मैम। अब ये इत्तेफाक से वही अमाउंट बन गई है जो तीसरे ने कहा था कि मेरी यही लिमिट है। अगर लेट से ये 50,000 बनती, तो फिर वो जो चीमा है वो सिर्फ 40,000 तक का करता। तो गारंटी में यही होता है कि आप गारंटी बस इतने तक की अमाउंट की देते हैं, बाकी का आप डिफॉल्ट देख ले, क्रेडिटर ने कहाँ से कवर करना है, डेटर को ही बार बार इन्फोर्स करे। तो ये पहले ही रख लिया जाता है कि जब जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसको पता ही होगा कि इतने तक की अमाउंट मैंने डेटर को दी है और वो गारंटी सिर्फ इतने की कर रहे हैं। तो ये अब क्रेडिटर का मसला है कि जी उसने पूरी अमाउंट की गारंटी क्यों नहीं ली, ये हमारा मसला नहीं। हमने ये तरीका सीखना था, सीख लिया। अच्छा जी, हमने राइट्स देख लिए, राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट डेटर, राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब आते हैं जी, वो कहते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज से क्या मुराद है?
बरी जिम्मा हो जाना मैम। उसकी वो लायबिलिटी हो जाना यानी कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आप उसको नहीं कह सकते कि जी कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी जरा परफॉर्म करो। अब वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, उसने कहा जी कि हम चले हम आपको बता देते हैं कि वो 3 मोड्स हैं बेसिकली, 3 मोड्स हैं। 3 मोड्स को अगर आप यूज करेंगे तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी अपनी लायबिलिटी से। पहला मोड क्या है जी, उसने पहला मोड कहा जी रेवोकेशन। रेवोकेशन का क्या मतलब होता है? मैम गारंटी रिवॉक कर लेना यानी कि वापस ले लेना। वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना। ऑफर पहले की थी फिर उसने आपने विड्रॉ कर ली यानी कि रिवॉक कर ली, किसी चीज को वापस ले लेना। तो अगर श्योरिटी रेवोकेशन कर ले, ठीक है, रेवोकेशन कर लेता है अगर, यानी कि वो गारंटी जो है वो रिवोक कर ली जाती है तो डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी। फिर उसने कहा जी कि एक और भी है, क्रेडिटर अगर कोई ऐसी हरकत करे, क्रेडिटर की किसी हरकत की वजह से भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। वो हरकतें क्या है क्रेडिटर की, वो हम अभी आगे देखते हैं। फिर उसने कहा सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वही इनवैलिडेट हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी अली। मैम ये इनवैलिड से एक याद आया कि लास्ट टाइम में एक एमसीक्यूज आया था, उसके ऑप्शंस में था वैलिड, नॉट वैलिड और नन ऑफ द अबव, और लेकिन उसका जो सही वाला आंसर वो वॉइड बन रहा था। तो नॉन वैलिड भी एक ही बात है, नॉन वैलिड और वॉइड हाँ जी, नॉट वैलिड, एक ही वॉइड इज बात है। नॉट वैलिड, ठीक है। अगर जी आपको सवाल में नहीं समझ आता कि तो जाहिर सी बात है जो वैलिड नहीं है वो फिर वॉइड ही है। जो वॉइड नहीं जी है मैम। उसमें कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं, वो वॉइडेबल भी हो सकता है, वो इलीगल भी हो सकता है, वो और भी काफी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वॉइड की टर्मिनोलॉजी जरा ब्रॉडर सेंस में आ जाती है। कुछ आगे फर्दर आते हैं तो इलीगल, उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मजीद स्पेसिफाई हो जाती है। अगर आपका कॉन्सिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वो तभी इलीगल होगा एग्रीमेंट। वॉइड जी तो मैम। हो ही रहा है, तो वॉइड से मुराद ये होता है कि जिसका कोई इफेक्ट ना रहे, तो नॉट वैलिड, ठीक है। ओके, कोई मुझे बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब इनवैलिड हो जाता है? कोई एक एग्जांपल बता दे। हमने जब एसेंशियल्स पढ़े थे मैम मिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड से भी मैम। बिल्कुल ठीक, कि अगर आपने गारंटी फ्रॉड के थ्रू ली है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली है, तो इस केस में तो आप कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही वैलिड नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल्स में हमने देख लिया था, तो बिल्कुल ठीक कह दिया आपने। तो ये इनवैलिडेशन में ये भी आ जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं जी रेवोकेशन पे। उसने कहा जी कि कुछ ऐसे मोड्स जिसको आप रेवोकेशन का नाम दें कि जी गारंटी वापस ले ली गई है या गारंटी अब रिवोक कर ली गई है, वो सर्कमस्टांसेस कौन से हो सकते हैं? एक सर्कमस्टांस क्या है जी, नोटिस दे दे, श्योरिटी गए कि ट्रांजैक्शन होने पे से पहले पहले वो नोटिस दे देता है। याद है स्पेसिफिक गारंटी और कॉन्टिन्यू गारंटी? स्पेसिफिक गारंटी में आप स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक कर सकते हैं, लेकिन कब? ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन से होने। पहले पहले। लेकिन कॉन्टिन्यू गारंटी कब रिवोक की जा सकती है? फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। जो ट्रांजैक्शंस हो गई उसके लिए रिवोक नहीं की जा सकती, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे यही बात है कि जी जो एक चीज हो गई जिसकी बेस पे वो नहीं रिवोक हो सकती, बाकी आप रिवोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस से भी रिवोक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको श्योरिटी जिंदा ना रहे, अब क्या करें? मतलब श्योरिटी जिसने गारंटी दी थी जी, जी मैम। अगर श्योरिटी ही मर जाता है बेचारा, तो अब क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके उसको परफॉर्म करेंगे? यहाँ पे अब वो आपको थोड़ी एक दो बातें बताता है कि भाई डेथ के केस में मैं आपको बता दूं, जो श्योरिटी है उसकी, जो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लायबल नहीं होंगे फॉर द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अदरवाइज जब डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लायबल होंगे उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो उसकी डेथ से पहले पहले हुई थी, ठीक है जी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर श्योरिटी मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होंगे जो कि उसकी डेथ से पहले हुई थी, ठीक है जी। लेकिन अगर श्योरिटी मर गया और ट्रांजैक्शंस जो उसके बाद हुई उसकी डेथ के, उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल
नहीं है। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो बिफोर डेथ हुई उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो बाद में हुई आफ्टर डेथ, यानी कि हो सकता है किसी को पता ही ना चला हो कि जी इस दिन पे फलां डेट पे ये बंदा मर चुका हुआ था। डेटर और क्रेडिटर अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस पे लगे हुए थे करने, बाद में जब बात सामने आई तो पता चला कि जी श्योरिटी तो इस फलां डेट पे 2 जनवरी को लेट से मर गया था। उन्हें पता था नहीं पता था ये बात मैटर नहीं करती। श्योरिटी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने बस उतनी देर तक लायबल रहना है उन ट्रांजैक्शन के लिए जो उसके जिंदा होने तक थी, बस। चाहे बाद में क्रेडिटर या डेटर को पता था कि नहीं पता था, इट डजंट मैटर। उन ट्रांजैक्शंस के लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होंगे। तो अब आप ये देखिए इस केस में फिर श्योरिटी क्या हो गया, फ्यूचर जो भी आगे ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी डेथ के बाद उसके लिए वो डिस्चार्ज हो गया। तो हम सर्कमस्टांसेस देखने की कब वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा उसने कहा जी कि इनोवेशन भी हो सकता है। इनोवेशन क्या, इनोवेशन बताएंगे जल्दी से आप मुझे। मैम थर्ड पार्टी पर वो ट्रांसफर लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए मैम, जो थर्ड पार्टी एंटर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में। मेनली आपने इनोवेशन में जिक्र करना है कि जी न्यू कॉन्ट्रैक्ट जब एस्टैब्लिश हो जाए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाए और वो नया कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड वन को सब्स्टिट्यूट कर दे। न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूटेड टू ओल्ड वन। ठीक है, टू ओल्ड वन, पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। और इनोवेशन में यूजुअली ऐसा भी हो सकता है कि जी पार्टीज ही चेंज हो जाए। लेट्स से ए ने बी से, ए श्योरिटी है, बी क्रेडिटर है, उसने गारंटी थी मिस्टर सी की, लेकिन अब श्योरिटी जो है वो चाहता है कि जी मैं, मेरी बजाय आप मिस्टर डी की गारंटी ले लें, मैं नहीं ये गारंटी दे सकता। तो ठीक है, आपस में पार्टी डिसाइड करती हैं और कहती हैं कि जी चलो ठीक है, आप वो खत्म कर देते हैं, डी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डी की गारंटी। तो ये एक नोवेशन हो गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गया जिसमें ए के जो लाइबिलिटीज हैं वो खत्म कर दी गई हैं और डी की लाइबिलिटीज अब अराइज हो गई हैं। तो ये नोवेशन हो गई। तो नोवेशन के थ्रू भी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ए जो है वो डिस्चार्ज हो गया। ओके, अच्छा इसके बाद आइए जी, हम आते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, सबसे पहले तो उसने कहा जी कि ऑल्ट्रेशन। क्या होता है जी ऑल्ट्रेशन? मैम अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी जाए। ऑल्ट्रेशन से मुराद उसने कहा जी कि कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर आप करेंगे, टर्म्स, लैंग्वेज, कुछ भी आप ऑल्ट्रेशन करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुछ भी आप ऑल्ट्रेशन करें और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी। ठीक है जी, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी मर्जी से, आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने अमाउंट चेंज की श्योरिटी की मर्जी से, आपने टाइम पीरियड चेंज किया श्योरिटी की मर्जी से, सब कुछ ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब अगर क्रेडिटर साहब बगैर उससे पूछे, श्योरिटी से बगैर कुछ पूछे उससे कोई भी किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशन करे तो फिर क्या होगा जी? फिर आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई भी आपने ऑल्ट्रेशन की विदाउट कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने श्योरिटी की मर्जी के बगैर ये ऑल्ट्रेशन की तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा उसने कहा कि देखें, ए ने बी से पैसे लेने हैं, ए इज क्रेडिटर, बी इज डेटर, और श्योरिटी है जो सी है इसने गारंटी दी है। लेकिन अगर ए कहे बी से जाओ तुम्हें माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे, तुमने मुझसे 5 लाख लोन लिया था, मैंने अब तुमसे लोन वापस नहीं लेना, मैंने तुम्हें माफ किया। इसने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया और दिमाग में ये सोचा था कि मैं डेटर से नहीं बल्कि इधर सी से पैसे ले लूंगा। लॉ कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी टू से
अगर आप मेन पार्टी प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर रहे हैं तो फिर श्योरिटी से के पास क्यों आ रहे हैं? ठीक है, आपने उसी को ही रिलीज कर दिया है तो फिर श्योरिटी किस बात के पैसे दे? श्योरिटी तो उसी के डिफॉल्ट के पैसे दे रहा था। तो फिर लॉ कहता है अगर क्रेडिटर डेटर को रिलीज कर देता है तो समझिए बस सारे के सारे, अगर एक श्योरिटी है तो वो श्योरिटी डिस्चार्ज, अगर बाकी और भी को श्योरिटीज हैं तो सारे के सारे को श्योरिटीज डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि वो मेन पार्टी जिसकी वजह से उनकी ऑब्लिगेशन थी अब उस पार्टी की ही कोई ऑब्लिगेशन नहीं रही। ठीक है जी। तो अगर जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में कि जी मैं आपको रिलीज कर देता हूं तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा भाई। जब जिसमें डेटर रिलीज हो गया तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी किस काम की? तो ये हमने देखा था जी, ये है रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ये देखिए काम कौन कर रहा है, ये कंडक्ट कौन है? ये क्रेडिटर का काम है, उसको रिलीज करना, कोई ऑल्ट्रेशन करना। अच्छा, इसके बाद उसने कहा जी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से मुराद है कि जी कुछ मामला तय कर लें, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लें। ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लें, आपस में कोई ऐसी टर्म्स तय कर लें। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स तय कर लें जिससे कह लो कि श्योरिटी को कुछ पता चलता ही नहीं है बेचारे को, उससे आराम से गारंटी ले ली हुई है, बाद में आपस में दोनों मिल मिला के तो टर्म्स अपनी तय करते रहे कर रहे हैं, बीच में आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज चल रहा है कि चल सर आप मुझे ना वो वाले बेनिफिट दे दीजिएगा, आप मुझे 3 दिन बाद चले गुड़ सप्लाई कर दीजिएगा। तो मतलब आपस में सीक्रेट एक डिस्कशन चल रही है। ठीक है, सीक्रेट अरेंजमेंट चल रही है। और फिर लॉ कहता है कि देखें अगर आप ये अरेंजमेंट कर रहे हैं छुप छुप आके, किससे? श्योरिटी से, तो आप जो भी हरकत करेंगे ना, अब आप क्रेडिटर साहब अगर डेटर को टाइम दिया था पहले 3 मंथ का, 3 मंथ्स का, और आप आपस में तय करके जी उसे 3 महीने की बजाय 5 महीनों का टाइम दे रहे हैं, और ये बात बेचारे श्योरिटी को ना पता है ना कुछ, तो फिर क्या होगा जी? जब कल को वो पैसे नहीं देगा ना 5 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने से आपने उसका टाइम बढ़ा दिया, या चले अगर कम भी कर देते हैं, दोनों केस में देखिए आपने अरेंजमेंट की है और इसमें श्योरिटी को शामिल नहीं किया। कल को जब वो पैसे नहीं देगा तो आप श्योरिटी के पास नहीं जा सकते। श्योरिटी कहेगा कि भाई ये 3 महीने से 5 महीने कैसे हुआ? तो आप कहेंगे जी सर वो हमने चेंज किया था, मुझसे पूछा था आपने, मैंने अपने डेटर की श्योरिटी दी हुई है, गारंटी दी हुई है, और आपने मुझसे पूछना गवारा ही नहीं किया, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने कहा जी कि इनवैलिडेशन के क्या तरीके हैं, ठीक, वो अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि जी इनवैलिडेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी ही इनवैलिडेट होता है, उसमें किसी का कोई कंडक्ट ऐसा तो नहीं होता बाद में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ होता है असल में कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी वही वैलिड नहीं होता पहले दिन से ही। जैसे कि आपको पता है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड की मैंने एग्जांपल दी इसमें, अगर आपने गारंटी ली है श्योरिटी की फ्रॉड करके या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो फिर जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट तो गारंटी तो वैलिड ही नहीं है, तो फिर श्योरिटी से किस बात की लायबिलिटी मांगेंगे आप, किस बात की उससे कहेंगे जी आके पैसे पे करें? या फिर फ्रॉड नहीं किया, वो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं की, बल्कि आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है या कोई ऐसी ओमिशन कर दी है, कोई बात छुपा ली आपने, या छुप गई या मिस हो गई, जिससे जो अगर श्योरिटी को पता होती तो शायद वो आपको कभी गारंटी ना देता। आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जो कि श्योरिटी के राइट को खत्म करता है किसी तरह से, जो श्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, या फिर आप कोई ओमिशन करते हैं जो श्योरिटी को पता होनी चाहिए थी और उसके पता ना होने की वजह से श्योरिटी के राइट्स पे कोई इफेक्ट आता है, उसके राइट्स पे कमी आती है, इन सिनेरियो में फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ओके, फिर आपको याद हो आपने एक और सिचुएशन पढ़ी थी कि एक श्योरिटी कह सकता है कि जी मैं गारंटी नहीं दूंगा जब तक कोई और एक दूसरा श्योरिटी भी आके इसको ज्वाइन ना करे,
तो अगर वो दूसरा को श्योरिटी आके ज्वाइन नहीं करता, फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन श्योरिटी, तो इस केस में भी जाहिर सी बात है, जब उसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हुई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ ही नहीं है। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं इनकी सबकी वन बाय वन, जरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने समझ तो लिया, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं जी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में नोटिस वाली बात तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी चले हम कर लेते हैं। आजम जो है बाबर को एक सर्टेन सम उधार पे देता है ऑन द गारंटी ऑफ चौहान। चौहान इज श्योरिटी। चौहान जो है वो अपनी गारंटी रिवोक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लेकिन अगर आजम ने अभी बाबर को नहीं दिए, उससे पहले पहले वो कहता है कि जी चौहान सर पैसे ना दे, मैं अपनी गारंटी रिवोक करना चाहता हूँ, तो अब वो गारंटी रिवोक कर सकता है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हो गई, अब गारंटी नोटिस के थ्रू भी रिवोक नहीं हो सकती। आगे है जी, सेल करता है बाबर को, सलीम गारंटी करता है पेमेंट की अप टू 1 मिलियन। ओके, आजम जो है वो गुड्स डिलीवर कर देता है 50,000 की। उसने अभी तक चीजें जो है वो सेल की हैं, ओनली सो फॉर करनी थी 1 मिलियन की, लेकिन जो क्रेडिटर है उसने अभी तक सिर्फ 50,000 की चीजें सेल की हैं। सलीम मर जाता है। अब बताइए जरा जल्दी से कि सलीम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां तक लायबल होंगे? 50,000 तक मैम। हाँ जी। अच्छा, आपने ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्लैश लगा के सलीम की प्रॉपर्टी लिख देना है। क्यों? क्योंकि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी तो उस सलीम की प्रॉपर्टी में सिर्फ देंगे ना। अगर उसकी प्रॉपर्टी लेट से नहीं पड़ी हुई, कोई भी उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो बस उसकी प्रॉपर्टी में से जितने पैसे बनते हैं उतने दिए जाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने पैसे कोई अर्न किए हुए उसमें से नहीं देंगे। तो सलीम की जो विरासत है, विरासती जो उन्हें मिली होगी प्रॉपर्टी, उसी में से देंगे। ओके जी, नोवेशन आप खुद देख लीजिएगा। इसके बाद में आती हूँ जी ऑल्ट्रेशन पे। ऑल्ट्रेशन की एग्जांपल देखते हैं। शुरू में उसने कहा जी कि आजम, पहली एग्जांपल देख रही हूँ मैं। आजम जो है वो श्योरिटी है चीमा का। ओके, आजम बिकम श्योरिटी टू चीमा। अच्छा, ये टू जब लिखा होता है ना, तो टू के बाद आने वाला क्रेडिटर होता है। फॉर बाबर्स कंडक्ट, इसका मतलब बाबर प्रिंसिपल डेटर है एज अ मैनेजर इन अ चीमास बैंक। उसने कहा होगा जी कि ये मैनेजर आप इसको रख लें, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बाद में क्या होता है कि बाबर और चीमा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में। बाबर और चीमा कौन कौन है जी? मैम जो चीमा है वो क्रेडिटर है और बाबर डेटर है, प्रिंसिपल डेटर। बाबर, ठीक है। बाबर और चीमा आपस में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट आजम कॉन्सेंट, श्योरिटी की मर्जी के बगैर, कि बाबर की जो सैलरी है ना वो बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है। एंड दैट ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट। पहले कुछ और रखा होगा इन्होंने, अब इन्होंने कहा होगा कि जी ओवरड्राफ्ट से मुराद है कि वो उसके बैंक में जॉब कर रहा है। कस्टमर को अगर कोई ओवरड्राफ्ट दिया, ओवरड्राफ्ट में यही होता है ना कि उनकी क्रेडिट लिमिट लेट से 50,000 है या जो भी, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो ओवरड्राफ्ट से मुराद ये है कि उसको एक्स्ट्रा आप उसे क्रेडिट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं कस्टमर को। ठीक है। अच्छा, उसने कहा जी कि जो ओवरड्राफ्ट होंगे उसका जो 1/4 जो टोटल लॉस होगा उसका 1/4 तक बाबर लायबल होगा। इन्होंने नई टर्म तय कर लिया आपस में। बाबर ने एक कस्टमर को अलाउ किया कि वो ओवरड्रॉ कर ले, यानी कि उसे ओवरड्रॉ की लिमिट अलाउ कर दी। बैंक जो है वो बेचारा मनी लूज कर गया, उस कस्टमर ने आगे से पैसे नहीं दिए, बैंक को अपनी मनी वो लूज करना पड़ी। अब आ गया जी, उससे जाहिर सी बात है पैसे मांगे जा रहे होंगे कि ये ओवरड्राफ्ट किया है, 1/4 तक लॉसेस आप लायबल हैं। डेटर को कहा जा रहा होगा पे करो, डेटर आगे से पे नहीं कर रहा होगा जो बाबर है, तो चीमा चला गया आजम के पास, ये पे नहीं कर रहा। आपने पूछने, वो आजम पूछता है जी क्या नहीं पे कर रहा, उसने कहा जी एक 1/4 लॉसेस है हमारे,
क्योंकि ये कहाँ से टर्म तय आ गई है, ये तो कुछ ऐसा तय हुआ ही नहीं था, और प्लस ये सैलरी भी बढ़ गई है, तो वो हमने आपसे छुप छुपा के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एक। तो आज हम जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप by the variance made without his consent and he is not liable to make good this loss। वो लायबल नहीं है अब भाई, आपने ऑल्ट्रेशन कर ली है सिंपल, तो अब आप लायबल नहीं रहे। अच्छा, इसके बाद है जी थर्ड एग्जांपल देख रही हूँ मैं। चौहान कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बशीर को 5,000 रुपए उधार देगा 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को। अशफाक गारंटी देता है प्री पेमेंट की, अशफाक श्योरिटी है कि जी ये वापस कर देगा। चौहान जो है 5,000 दे देता है बशीर को पे 1 जनवरी को ही। देने कब थे उसने पैसे? 1 मार्च को, लेकिन वो उसको कब दे देता है? 1 जनवरी को। और जाहिर सी बात है इसने ये अशफाक को नहीं बताया। अब कल को और 2 महीने का लेट से साथ टाइम दे देता है। चौहान जो इशफाक है वो तो यही समझेगा ना कि 1 मार्च को ये पेमेंट देगा, उसके बाद देखेंगे लायबिलिटी, फिर उसके 2 महीने बाद पैसे आएंगे, लायबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन उसने तो 2 महीने पहले ही उसको पैसे उधार पे दे दिए हैं डेटर को, और ये इसने श्योरिटी को बताया भी नहीं है। तो अब इशफाक डिस्चार्ज हो गया अपनी लायबिलिटी से, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वेरी किया, चेंज किया है। और हो सकता है कि चौहान जो है वो बशीर के खिलाफ सूट फाइल कर रहा हो फॉर द मनी बिफोर द 1 मार्च। उसने ये कहा हो कि जी आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जो श्योरिटी है उसकी नजर में तो यही होगा कि 1 मार्च को जाके भी पैसे उसने देने हैं, तो आगे फिर क्रेडिट टाइम जो है वो क्रेडिट लिमिट का टाइम जो भी है वो शुरू होगा 1 महीना और बाद में मार्च के बाद। तो इसलिए भी एक लॉजिकल सेंस बनती है। तो इससे भी अब जो है आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया, आपने उसको बताया नहीं। ओके जी, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल लेटर, उस पर इसने 3 एग्जांपल दिए, ये आप खुद करेंगे। हाँ जी अब्दुल रहमान। मैम उसने यहाँ पे 1 मार्च का क्यों बताया हुआ है आंसर में कि चौहान माइट टू बशीर फॉर मनी बिफोर द 1 मार्च, उसके बाद नहीं कर सकता? अरे ये आपको इसलिए बताया है, देखें एग्रीमेंट हुआ कि जी 1 मार्च को वो उधार देगा उसे, लेकिन उसने उधार उसे दे दिया डेटर को 1 जनवरी को ही, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि देखो जो अगर आप 1 मार्च को किसी को लोन देते हैं लेट से, तो आपने जाहिर सी बात है उसके लिए लिमिट रखी होगी लेट से कि 10 दिन बाद आपने पेमेंट करनी है। तो जो सू करेगा वो 1 मार्च के बाद ही करेगा ना, 1 मार्च से पहले तो नहीं सू कर सकता। नो मैम। ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 जनवरी को ही उसको पैसे दे दिए और आपने लेट से उसे टाइम दिया हुआ 1 महीने का, तो आप इसका मतलब 1 मार्च से पहले यानी कि 1 फरवरी को उसके खिलाफ सू फाइल कर सकते हैं, और श्योरिटी के खिलाफ भी आप सू फाइल कर देते हैं कि जी इसने पैसे नहीं अभी तक दिए। तो आप कहेंगे कि भाई एग्रीमेंट जो हुआ था वो तो 1 मार्च का हुआ था कि आप 1 मार्च को पैसे देंगे, उसके बाद की बात होगी रिटर्न की। आपने तो 1 जनवरी को ही पैसे दे दिए। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है क्योंकि चौहान अब इस केस में बशीर के खिलाफ सू कर सकता है बिफोर द 1 मार्च। ठीक है जी, अब वो 1 मार्च से पहले भी सू फाइल कर सकता है, जो कि सही नहीं है। श्योरिटी को तो यही पता होगा कि जी 1 मार्च को तो पैसे अभी देने हैं उसने, इस सेंस में ये लिखा गया है। ये से क्लियर हो गया जी? जी मैम। ओके, अरेंजमेंट में एग्जांपल है जी, बाबर ने एक गाड़ी परचेज की सलीम से ऑन द गारंटी ऑफ साइमा। ओके, सलीम ने बाबर को मजीद टाइम दे दिया फॉर पेमेंट। अच्छा, अब ये बाद में पता चलता है कि जी ये टाइम जो उसने दिया ये श्योरिटी की उसमें मर्जी शामिल नहीं थी। देखें, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं किसी बंदे की, तो फिर आप कोई भी उसमें चेंजेस कुछ भी करें तो उस गारंटी, जो बंदा गारंटी दे रहा है एक बंदे की, उसको हर चीज का नॉलेज रखें साथ, उसको बताएं साथ साथ, अप टू डेट रखें आप ये हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे ने तो कल को लाइबिलिटी पे करनी है, और आप उससे छुप छुपा के इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो तो फिर बाद में जाहिर सी बात यही कहेगा कि सर मैंने आपसे कहा था कि आप इसको टाइम दें, इसकी गारंटी मैंने आपको दी थी, मुझसे आके पूछते हैं आप। ठीक है जी, एक कह लीजिए कि आप छोटे भाई की गारंटी दे देते हैं, तो वो अगला बंदा छोटे भाई को आपको फिर भी वो लोन दे प्रोवाइड करता जा रहा है आपसे पूछे बगैर। आप कहेंगे सर मुझे अपने भाई का बेहतर पता है, आपको पता है गारंटी मैंने दी थी आपको इसकी, तो मुझे पता था कि इसको 5,000 से ज्यादा पैसे ना दे, ये नहीं पे कर सकता, आपने मुझसे पूछे बगैर इसके साथ कर लिया, मैं तो पैसे नहीं पे कर सकता। आगे आ जाइए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
मिसरिप्रेजेंटेशन वाली जो बात है, फ्रॉड वाली, ये हमने पिछले भी एग्जाम्पल में भी देखी है। हम एक्ट और ओमिशन वाली बात पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल 59 देखिए। बाबर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो एक शिप बिल्ड करेगा शाहिद के लिए फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रीचेस सर्टेन स्टेज। बाबर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो शिप बिल्ड करेगा शाहिद के लिए, ठीक है, वो शिप बिल्ड करेगा शाहिद के लिए और शाहिद बदले में उसको पैसे देगा जब वर्क एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचेगा। लेट से शिप आधा कंप्लीट कर लिया तो वो उसे जो है वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देगा, ठीक है। आबिश जो है, आबिश श्योरिटी बनता है टू शाहिद। आबिश श्योरिटी इसका बनता है बाबर का कि बाबर अपना टाइम जो है, अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेगा, अपना परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो ये अच्छा शिप बनाता है। क्योंकि आपको डाउट है जी पता नहीं ये शिप बना भी सकेगा कि नहीं बना सकेगा, तो आप गारंटी ले लेते हैं आबिश की कि वो बाबर सही अच्छा काम परफॉर्म करेगा ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, शाहिद क्या जी? शाहिद विदाउट द नॉलेज ऑफ आबिश। शाहिद कौन है? हाँ जी, शाहिद कौन है? मैम ये तो क्रेडिटर नहीं है। तो वही आपसे पूछ रही हूँ ना, शाहिद कौन है? वो क्रेडिटर है जिसको गारंटी दी है बेसिकली। अब होता क्या है कि शाहिद विदाउट द नॉलेज ऑफ आबिश, श्योरिटी की नॉलेज के बगैर प्री पे कर देता है बाबर को। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा कि जब सर्टेन वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको पेमेंट करूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी उसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो उससे पहले ही उसको पेमेंट कर देता है बाबर को। द लास्ट टू इंस्टॉलमेंट, मतलब लास्ट टू इंस्टॉलमेंट रह जाती हैं, वो उसको वर्क कंप्लीट होने से पहले ही वो इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। हालांकि तय हुआ था कि जब काम कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी, ठीक है जी। अब जो है वो डिस्चार्ज हो गया बाय दिस प्री पेमेंट। अगर कल को वो अपना काम, अब वो बाकी की जो उसका जो काम रह गया कंप्लीट करने वाला, वो सही से परफॉर्म नहीं करता, तो आबिश ये कह सकता है कि भाई आपको मैंने जो है आपने मुझसे पूछे बगैर इसको प्री पेमेंट की क्यों है, जबकि डिसाइड ये हुआ था कि लास्ट पे करेंगे, एंड पे करेंगे, आपने पहले इंस्टॉलमेंट पे क्यों की, ठीक है। तो ये आपको बाद में करनी चाहिए। अब ये क्रिएटर ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जो कि जाहिर सी बात है श्योरिटी के हक में सही नहीं है, दोनों के इनफैक्ट हक में नहीं है। आपने प्री पेमेंट कर दी है तो अब जाहिर सी बात है जब आपको पैसे मिल गए डेटर को कि जी मुझे तो पैसे मिल गए हैं, वो अब काम जैसा मर्जी उसे परफॉर्म करे। फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइंट श्योरिटी, ये हमने एग्जांपल देखी हुई है। हम आ रहे हैं जी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे हम कहेंगे कि श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ। ऊपर सर्कमस्टांसेस देखे कि किन किन सर्कमस्टांसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। अब हम सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं कि किन किन सर्कमस्टांसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। पहली एग्जांपल उसने कहा जी, आपने मुझे बतानी है। मिस्टर ए इज श्योरिटी, मिस्टर बी इज क्रेडिटर, मिस्टर सी इज डेटर, और मिस्टर डी जो है वो मिस्टर सी का एक फ्रेंड है, ठीक है। सॉरी, अब देखिए हुआ क्या, अगर तो बी और सी आपस में कोई अरेंजमेंट करें ऐसी जिसका श्योरिटी को पता ना हो, तो हमें ये पता है, ये हमने क्लियर कर लिया कि इस अरेंजमेंट से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर क्रेडिटर डेटर के साथ नहीं बल्कि डेटर के किसी दोस्त से आपस में बातचीत कर रहा है और उससे कह रहा है कि मैं ना आपके दोस्त को डिस्चार्ज कर दूंगा, मैं आपके दोस्त को लेट से 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। ये बी अब डी को कह रहा है। डी कौन है जी? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। नो मैम। ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। उसने अब ये जो टर्म्स तय कर रहा है वो एक स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर रहा है, वो डेटर के साथ नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट तो असल में बी और सी का हुआ है, तो वो ये टर्म्स तय कर रहा है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अच्छा, श्योरिटी कहीं पे ये बैठा सुन रहा था, ये कहीं हॉल में बैठे थे बी और डी। बी जो है वो सी के फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, उसको बता रहा था कि हाँ चलो मैं ना उसको टाइम दे दूंगा।
श्योरिटी का वहां से गुजर हुआ, श्योरिटी ने सुन लिया, श्योरिटी ने कहा अच्छा तो प्रिंसिपल डेटर को बात हो रही है रिलीज करने की, अच्छा उसकी टर्म्स चेंज की जा रही हैं, तो मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ। लॉ कहते हैं नहीं भाई, एक स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के साथ जितनी मर्जी डिस्कशन कर ले, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं चेंज हो गया। हाँ, प्रिंसिपल डेटर के साथ अगर आप उसे अरेंजमेंट करते हुए पकड़ लेते तो बिल्कुल आप डिस्चार्ज हो जाते, लेकिन इस बंदे के साथ अगर कोई अरेंजमेंट की जा रही है जो कि डेटर नहीं है, डेटर के अलावा है, तो क्रेडिटर जिस मर्जी के साथ जाकर डिस्कस करे, उससे आपको क्या, जिसको जो मर्जी कहता रहे, आप डिस्चार्ज नहीं हुए। सिंपल इज दैट। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। आजम जो है वो लैंड करता है 1 मिलियन बाबर को 1 साल के लिए ऑन द गारंटी ऑफ सलीम। आजम प्रॉमिस करता है जाहिद के साथ, एक थर्ड पार्टी है जो कि बाबर का फ्रेंड है, बाबर यानी कि डेटर है, उसका फ्रेंड है। वो कहता है कि जी मैं बाबर को मजीद टाइम दूंगा लोन के लिए। सलीम डिस्चार्ज नहीं हुआ अपनी लाइबिलिटी। अच्छा जी, दूसरा वो कहते हैं कि पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम। क्रेडिटर ने 1 महीने का टाइम दिया था डेटर को, डेटर 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की उसने, क्रेडिटर को चाहिए था वो उसके खिलाफ सू फाइल करता, लेकिन क्रेडिटर रुका हुआ है कि चलो मैं सू फाइल अभी नहीं करता, या इसके अलावा कोई भी और रेमेडी जो इन्फोर्स कराने के लिए वो नहीं, कोई भी यूज नहीं करता। तो लॉ कहते हैं डजंट मीन कि अगर वो सू नहीं फाइल कर रहा, वो चुप बैठा है, तो आप डिस्चार्ज हो गए। ठीक है जी, आप डिस्चार्ज नहीं हुए। अगर वो सू फाइल नहीं कर रहा, वो सिर्फ पेशेंस दिखा रहा है, तो पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम, इसका इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, ये बात उसने साथ लिख दी कि अगर तो लेट से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर क्रेडिटर जो है वो सू नहीं करेगा, उसे 6 महीने के अंदर अंदर डेटर के खिलाफ सू फाइल नहीं करेगा तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा था, तो सिर्फ अगर क्रेडिटर पेशेंस दिखा रहा है, तो इट्स ओके, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ। और अगर देयर आर को श्योरिटीज, तो अगर क्रेडिटर एक को रिलीज कर देता है, तो आपको पता ही है एक को रिलीज करता है तो बाकी को श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होते, और इनफैक्ट वो जो रिलीज किया हुआ को श्योरिटी जिसको कह रहे हैं सो कॉल्ड रिलीज, वो भी असल में रिलीज नहीं होता, उसने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन पे करनी होती है जितनी की उसने गारंटी दी होती है। कल हम इंशाल्लाह ताला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिफरेंस देखेंगे। आप आज ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी, तो कल हम जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो हमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। चलें जी, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।